दोस्तों, पैसा, पावर और इज्जत, इस सब की चाहत किसे नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग इसको पाने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत दिखाई नहीं देता, और इस सबको पाने के चलते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे इंसानियत पर ही कलंक लग जाता है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की है, जिसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी एक ऐसे आदमखोर की है जो लोगों को मारने के बाद उनका भेजा निकालकर उसका सूप बनाकर गटक जाता था। इस कातिल की मानसिकता, इसकी सोच, इसके कत्ल करने के तरीके सब इतने अजीब थे कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सीधा इसे नरभक्षी और नरपिशाच घोषित कर दिया। मनुष्य हो कि नर मानव हो कि तुम पिशाच हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर क्राइम के पीछे एक मकसद, एक कारण होता है। लेकिन आज की इस कहानी में जब आपको कत्ल की वजह और इंसानी दिमाग के सूप पीने का कारण पता चलेगा तो यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है, क्योंकि कोई भी आम इंसान ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देसी डॉक्यूमेंट्रीज। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी है साल 2000 की। इलाहाबाद के बेरी नाम के गांव में धीरेन्द्र सिंह आज नाम के अखबार में बतौर चीफ जर्नलिस्ट काम करते थे। उनके पत्रकारिता के काम के चलते धीरेन्द्र को उनके गांव के अलावा आसपास के गांव वाले भी जानते थे। धीरेन्द्र काफी साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे और लोगों की काफी मदद किया करते थे। 14 दिसंबर को धीरेन्द्र ऑफिस से अपने घर के लिए निकले, लेकिन वो अपने घर पहुंचे ही नहीं। शुरू में धीरेन्द्र के घर वालों को लगा कि शायद वो काम के सिलसिले में अचानक कहीं बाहर चले गए होंगे। धीरेन्द्र का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि धीरेन्द्र को काम के सिलसिले में बाहर जाना हो और उन्होंने इसकी खबर अपने घर वालों को ना दी हो। जब अगले दिन भी धीरेन्द्र की कोई खबर नहीं मिली तो उनके घर वालों ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी। किसी ने भी धीरेन्द्र को 14 तारीख के बाद नहीं देखा था, यहां तक कि उनके ऑफिस के साथियों को भी नहीं पता था कि वो कहां है। जब 16 दिसंबर तक भी धीरेन्द्र की कोई खबर नहीं मिली तो उनके भाई ने कीड़गंज थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। धीरेन्द्र के पत्रकार होने के नाते पुलिस पर पहले दिन से ही इस केस को लेकर काफी दबाव था, क्योंकि उस साल इलाहाबाद में कुंभ का मेला होने वाला था और पूरे देश और दुनिया से काफी पत्रकार वहां पर आए हुए थे। शहर के एसएसपी ने पत्रकारों के साथ एक मीटिंग करी और कीड़गंज थाने के एसओ श्री एसएन त्रिपाठी को इस केस की कमान सौंपी। पुलिस ने तुरंत इस केस में काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले धीरेन्द्र के ऑफिस जाकर उनके साथियों से पूछताछ करी। ऑफिस में काम करने वाले हर एक आदमी का एक ही जवाब था कि अपना काम खत्म करके धीरेन्द्र अपने घर जाने के लिए निकल गया था। धीरेन्द्र की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए इस केस में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इधर मीडिया का दबाव पुलिस के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा था। सन 2000 में मोबाइल फोन रखना आज की तरह आम बात नहीं थी, और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसएन त्रिपाठी को जब पता चला कि धीरेन्द्र अपने पास एक मोबाइल फोन रखते हैं तो उन्होंने तुरंत धीरेन्द्र की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई। धीरेन्द्र के फोन पे आखिरी कॉल एक लैंडलाइन नंबर से रात के 12 बजे के आसपास करी गई थी और ये नंबर पास के ही नैनी नाम के गांव का था। पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर पर जब कॉल किया तो फोन फूलन देवी नाम की एक महिला ने उठाया। जब उनसे धीरेन्द्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो धीरेन्द्र नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि उनका पति धीरेन्द्र को जानता हो। पुलिस की एक टीम तुरंत फूलन देवी के घर के लिए रवाना हुई और घर पहुंचकर पुलिस की मुलाकात उसके पति राजा कुलंदर से हुई। राजा कुलंदर ने बताया कि वो धीरेन्द्र को जानता तो है, लेकिन धीरेन्द्र कहां पे है ये उसे नहीं पता, और उसने तो धीरेन्द्र को सिर्फ हालचाल जानने के लिए फोन किया था। पुलिस इन दोनों पति पत्नी के बयान लेकर वापस आ जाती है। जब कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो इस केस के ऑफिसर एसएन त्रिपाठी ने पिछले 2-3 सालों में जितने भी लोग आसपास के इलाके से गायब हुए थे उनकी फाइल्स को दोबारा खुलवाया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इसी तरह के पुराने मामले से उन्हें कोई लिंक या सुराग मिल सकता है। पिछले 2 सालों में कुछ मामले ऐसे मिले जिनमें कालीचरण श्रीवास्तव, मोइन खान, अशोक कुमार, संतोष कुमार को मिलाकर कुल 13 लोग गायब थे।
लेकिन पुलिस को इन सब के केस से भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। केस ऑफिसर एसएन त्रिपाठी को राजा कुलंदर पर ही शक हो रहा था, क्योंकि कुलंदर ने पुलिस को बताया था कि उसने धीरेंद्र को फोन सिर्फ उसका हालचाल जानने के लिए किया था। लेकिन कॉल का समय रात को 12 बजे का था और उस समय गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा रात के 8 बजे तक सो जाया करते थे। रात 12 बजे हालचाल पूछने की बात इंस्पेक्टर त्रिपाठी को हजम नहीं हुई। पुलिस ने राजा कुलंदर के बारे में और खोजबीन करी तो उनका शक और गहरा होने लगा। दरअसल राजा कुलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बतौर ड्राइवर का काम किया करता था, लेकिन इसके पास खुद की एक टाटा सूमो, एक कमांडर जीप और एक मोटरसाइकिल थी, जो एक सरकारी ड्राइवर के लिए खरीदना बहुत बड़ी बात थी। कुलंदर का खुद का एक पिगली फार्म हाउस भी था, जहां पर वो सूअर पालन का काम करता था। पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि राजा कुलंदर चोरी की गाड़ियों का धंधा करता है। इसके अलावा पुलिस को एक बहुत ही अजीब बात पता चली कि राजा कुलंदर की पत्नी का असली नाम गोमती देवी था, जिसे कुलंदर ने बदलकर फूलन देवी रख दिया था। पॉलिटिक्स के जरिए राजा कुलंदर को पावर चाहिए थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी फूलन देवी को जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया, जिससे वो जीत भी गए। कुलंदर का खुद का इरादा भी एमपी या एमएलए बनने का था। कुलंदर हमेशा अपने करीबी रिश्तेदारों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सलाह देता था। पुलिस को एक और अजीब बात पता चली कि राजा कुलंदर ने अपने तीनों बच्चों के बड़े अजीब से नाम रखे थे। इसने अपने बेटे का नाम आंदोलन, बड़े बेटे का नाम अदालत और छोटे बेटे का नाम जमानत रखा था। ये नाम कुलंदर ने इसलिए रखे थे ताकि उसको पावर का एहसास होता रहे। राजा कुलंदर ने अपना खुद का नाम भी बदल लिया था। उसका असली नाम राम निरंजन था, लेकिन वो लोगों को खुद का परिचय राजा कुलंदर नाम से देता था। जब लोग उसे राजा साहब कहकर बुलाते तो उसे बड़ी खुशी मिलती थी। इन सब बातों से यह पता चल रहा था कि राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर किसी भी हाल में पैसा और पावर हासिल करना चाहता था। खैर, शक के बिना पर पुलिस राजा कुलंदर और उसके पूरे परिवार को पूछताछ के लिए थाने ले आई। राजा कुलंदर इस बात से नाराज था कि इस मामले में उसके पत्नी और बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है। 4 से 5 दिनों तक हवालात में बंद रहने और पुलिस की सख्ती की वजह से राजा कुलंदर का हौसला टूटने लगा और उसने पुलिस से कहा कि अगर वो पुलिस को सब कुछ बता देगा तो क्या पुलिस उसे और उसके परिवार को छोड़ देगी। राज उगलवाने के लिए पुलिस ने भी झूठी हामी भर दी। इसके अलावा राजा कुलंदर ने पुलिस के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने पुलिस वालों से दाल खाने के लिए मांगी, वो भी पूरा कुकर भरकर। पुलिस ने तुरंत उसकी फरमाइश पूरी करी और उसके लिए एक कुकर दाल का इंतजाम करवाया। पूरा कुकर दाल खाने के बाद राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि धीरेंद्र सिंह को उसके काले धंधों का पता चल गया था और वो इस बारे में अपने अखबार में छापने वाला था। पकड़े जाने के डर से उसने अपने साले वक्शराज के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक राजा कुलंदर ने धीरेंद्र को अपने पिगली फार्म हाउस बुलाया। धीरेंद्र देर रात उसके फार्म हाउस पर पहुंचा। दिसंबर का महीना था तो ठंड से बचने के लिए फार्म हाउस पर कुलंदर ने आग जला रखी थी। राजा कुलंदर ने धीरेंद्र को अपने सामने बिठाया और अपने साले से सबके लिए चाय बनाने को कहा। उसका साला वक्शराज किचन में चाय लेने के लिए चला गया। अभी धीरेंद्र और राजा कुलंदर ने बात करनी शुरू ही करी थी कि धीरेंद्र के पीछे से वक्शराज दबे पांव आता है। चाय की जगह वक्शराज के हाथ में देसी कट्टा था और कट्टे से उसने धीरेंद्र को गोली मार दी। गोली सीधा धीरेंद्र के सिर में लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी यहां पर खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। सबसे पहले राजा कुलंदर ने धीरेंद्र के सारे कपड़े उतारे, फिर उसके सिर को काट कर एक पॉलीथिन में पैक कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने धीरेंद्र की लाश को अपनी टाटा सूमो में डाला और मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में जा पहुंचे। दोनों ने धीरेंद्र की डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया और कटे हुए सर को कुछ दूर पर एक तालाब में डाल दिया। बाद में पुलिस ने राजा कुलंदर की बताई गई जगह से धीरेंद्र का सिर और बॉडी दोनों को बरामद कर लिया। अब दोस्तों, मर्डर के क्राइम में पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार होता है। पुलिस ने जब राजा कुलंदर से उस देसी कट्टे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि कट्टा उसने अपने पिगली फॉर्म पर ही छुपा कर रखा है।
पुलिस वाले अब चैन की सांस ले रहे थे और सोच रहे थे कि फार्म हाउस से कट्टा बरामद होने के बाद यह केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फार्म हाउस पर एक बेहद ही खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। खैर, पुलिस की एक टीम राजा कुलिंदर को लेकर सीधा उसके फार्म हाउस पर पहुंचती है, जहां उन्हें हत्या में इस्तेमाल किया हुआ कट्टा मिल जाता है। कट्टा ढूंढते वक्त एक पुलिस वाले को काले रंग का एक संदूक मिलता है, जिसे वो बिना कुछ सोचे खोल लेता है। संदूक में कुछ कागज थे जो चोरी की गाड़ियों के लग रहे थे। इसके अलावा उसमें एक लाल डायरी मिलती है, जिस पे लिखा था राजा की डायरी। पुलिस वाला जैसे ही डायरी खोल कर पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। डायरी के हर एक पन्ने पर एक एक नाम लिखा हुआ था और हर एक नाम के आगे क्रॉस बना हुआ था। डायरी में कुल 14 लोगों के नाम लिखे थे और ये 14 नाम उन्हीं लोगों के थे जो पिछले 2 से 3 सालों से लापता थे। यानी कि राजा कुलिंदर एक सीरियल किलर था, जिसने धीरेंद्र के अलावा 13 और लोगों की हत्या करी थी। डायरी के पहले पन्ने पर कालीचरण श्रीवास्तव लिखा था और आखिरी पन्ने पर धीरेंद्र सिंह। अब पुलिस की एक और टीम बुलाई जाती है ताकि अच्छे से पूरे फार्म की तलाशी ली जा सके। तलाशी में पुलिस को फार्म हाउस पर एक इंसानी खोपड़ी मिली, जिसे लाल रंग से रंगा गया था और खोपड़ी पर श्रीवास्तव लिखा हुआ था। इसके बारे में राजा कुलिंदर से पूछने पर उसने बताया कि ये सब राजा साहब का है और ये फार्म हाउस नहीं बल्कि राजा साहब की अदालत है, जहां पर वो न्याय करते हैं। उसने पुलिस वालों को पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया, जहां 8 से 10 इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। हर खोपड़ी पर लोगों का नाम या जाति लिखी थी, जैसे श्रीवास्तव, मोइन, पंडित आदि। राजा कुलिंदर को अब भी लग रहा था कि इन सब से प्रभावित होकर पुलिस वाले उसे छोड़ देंगे, इनाम देंगे कि वाह तुमने क्या न्याय किया है। उसके चेहरे पर पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें जो कहानी बताई, ऐसी कहानी आज तक किसी भी पुलिस वाले ने नहीं सुनी थी। उसने बताया कि बचपन में वो पढ़ने में बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से उसके घर वाले हमेशा उसे ताने दिया करते थे। उसके दिमाग में बैठ गया था कि पढ़ने से दिमाग तेज होता है और तेज दिमाग वालों के पास पैसा और पावर होती है। उसे लगता था कि पैसा और पावर कमाने के लिए उसे बहुत तेज दिमाग चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो तेज दिमाग वाले लोगों का भेजा ही खा ले तो उसका दिमाग तो डबल हो जाएगा और लोगों से वो बहुत तेज हो जाएगा। उसने बताया कि उसका सबसे पहला शिकार कालीचरण श्रीवास्तव था, क्योंकि उसने सुना था कि श्रीवास्तव जाति के लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। इसीलिए उसने कालीचरण से दोस्ती करी और एक दिन उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया। वहां उसने कालीचरण को मारकर उसका भेजा निकाला और कड़ाही में डालकर सूप बनाकर पी गया। उसने कालीचरण की खोपड़ी पर श्रीवास्तव लिख दिया ताकि उसे याद रहे कि ये सिर किसका है। उस दिन के बाद से उसे इंसानी भेजे का सूप पीने का चस्का लग गया। उसने अपना अगला शिकार बनाया मोइन खान को, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि मोइन को लोगों को बस में करने की कला आती थी। उसने सोचा कि अगर मोइन का भेजा पी लिया जाए तो वो भी लोगों को अपने वश में कर लेगा और एमएलए का चुनाव तो आसानी से जीत जाएगा। राजा कुलिंदर हर बार हत्या करने से पहले सारी खोपड़ियों को अपने सामने रखता, खुद राजा बनता और अपने अगले शिकार को खुद ही सजा भी सुना देता। मौका लगने पर अपने शिकार को अदालत यानी कि फार्म हाउस बुलाकर उसका कत्ल कर देता। कत्ल करने के बाद उसने कुछ लोगों की बॉडी को अपने फार्म हाउस के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, जबकि बाकी लोगों की बॉडी को उसने अलग अलग जगह ले जाकर फेंक दिया था। लेकिन कुलिंदर ने सबकी खोपड़ी अपने पास ही रखी थी और वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसे अपनी कामयाबी का एहसास होता रहे। राजा कुलिंदर इन सब खोपड़ियों को पीपल के पेड़ पर टांग कर रखता था, जैसे कोई खिलाड़ी अपनी जीती हुई ट्रॉफीज को सजा कर रखता है। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद राजा कुलिंदर को अदालत में पेश किया। शुरुआत में तो राजा कुलिंदर ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। उसने पुलिस को हर एक कत्ल की डिटेल बताई थी, मगर आगे चलकर उसने फांसी की सजा से बचने के लिए अपने सारे गुनाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उसने मीडिया में कहा कि यह सब ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने उसे फंसाने के लिए किया है। केस की सुनवाई पूरी होने में 12 साल लग गए और साल 2012 में राम निरंजन उर्फ राजा कुलिंदर और उसके साले वक्षराज को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसे राजा कुलिंदर की किस्मत कहा जाएगा, क्योंकि 14 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या करने के बावजूद पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था सिर्फ धीरेन्द्र सिंह के कत्ल को ही साबित कर पाई, जिसकी वजह से एक हैवान फांसी की सजा से बच गया। राजा कुलिंदर को जेल गए 20 साल हो गए, जहां वो अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश के कानून में बड़े बदलाव की जरूरत है?